वेलकम सभी को। हम लोग बात कर रहे हैं जेपीसी मेंस, मिशन जेपीसी मेंस 2024, जिसमें हम पेपर 5 पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पेपर 5 जो हमारा सब्जेक्ट्स है या जो पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत विकास। उसका पहला ही टॉपिक है नेशनल इनकम, और ये बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक्स है और इससे जो भी क्वेश्चंस बनता है वो काफ़ी मार्क्स फेचिंग है। अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है तो आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। आज मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस के तहत ही जो परिचर्चा हम जारी किए हैं उसमें हम आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वो है भारत में राष्ट्रीय आय की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में राष्ट्रीय आय की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करें। हालांकि इस प्रश्न को देखने से लगता है कि हमारा 2 पार्ट है। हमारा कितने पार्ट है? देखिए, हमारा 2 पार्ट है। एक तो भारत की राष्ट्रीय आय की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें बोल रहा है, और दूसरा है कि अगर राष्ट्रीय आय में को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करें। यानी 2 ही पार्ट है। लेकिन जब भी देखिएगा इसमें बढ़ाने के उपाय बता रहा है, पूछ रहा है, इसका मतलब आपको ये भी है, ये स्वीकारोक्ति है कि राष्ट्रीय आय में कमी हो रही है। तो राष्ट्रीय आय में कमी होने का क्या कारण है वो भी यहाँ छुपा हुआ है। तो आइए हम लोग इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, डिस्कस द स्टेप टेकन टू इंक्रीज नेशनल इनकम। भारत में राष्ट्रीय आय की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करें। यानी क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, डिस्कस द स्टेप टेकन टू इंक्रीज नेशनल इनकम। अब देखिए इस प्रश्न के जो आंसर हम लोग लिखेंगे उसमें किन किन चीज़ों को समाहित करना होगा, क्या क्या आप उसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे कि ये आपका आंसर एक संतुलित उत्तर बनेगा, और संतुलित उत्तर बनेगा तभी आपको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय आय की भूमिका या राष्ट्रीय आय का जो परिभाषा है या इंट्रो पार्ट है उसमें इन दोनों चीज़ों को शामिल करना होगा। साथ ही साथ उसमें यह भी बताना पड़ेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का क्या इंपॉर्टेंस है या कैसे भारत में कैलकुलेशन किया गया, कब से इसकी राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को एकत्रित करने का काम किया गया। तो ये आपको 3 चीजें, ये इसका इंट्रो का ही पार्ट है, और आप इसको सब हेडिंग करके या पैराग्राफ चेंज करके इस तीनों चीज को आपको लिखना है। ये तीनों चीज को लिखना है। देन भारत की राष्ट्रीय आय की विशेषता को बताना है। यही पूछा है, राष्ट्रीय आय की विशेषता। लेकिन राष्ट्रीय आय की विशेषता को बताने के पहले आपको राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े जो भारत की है उसको जरूर प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद आपको यह बताना होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय कम होने का क्या कारण है। जब यह कम होने का कारण बताइएगा तभी तो आप बढ़ाने के लिए उपाय बता सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। तो आप उसके बाद लास्ट में आप एक निष्कर्ष लिख देंगे, और इस तरह से इतनी सारे चीजों को समाहित करेंगे तो आपका आंसर एक बहुत ही बेहतरीन आंसर बनेगा, संतुलित बैलेंस आंसर बनेगा, और आपको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, इन सारे चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे, और अगर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट क्लास के वीडियो में या पहले के वीडियो जो इससे संबंधित है उसको देख लीजिए और आप इसका उत्तर बना लीजिए, और अगर नहीं है तो मैं जरूर अभी बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हमने लिखने का प्रयास किया है, देख लीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हमने लिखने का प्रयास किया है वो देखिए। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन उस देश की राष्ट्रीय आय से किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मात्रा एवं वितरण पर ही देश की आर्थिक प्रगति निर्भर करती है। इसलिए जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है, तथा जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है वह देश
अविकसित देश या अविकसित देश कहलाता है या पिछड़ा देश कहलाता है। इसलिए प्रत्येक देश प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने का कार्य करता है। अब यहां आप जो चीज को देख रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना कितनी जरूरी चीज है। अब आप इसको बना देंगे, ऐसे ही फॉर्मेट में लिखेंगे राष्ट्रीय आय। इसको आप ऐसा भी एग्जाम में बना सकते हैं, इस तरह से बॉक्स बना देंगे तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आर्थिक विकास में वृद्धि, अगर ऐसा दिखाई पड़ता है तो वो देश क्या कहलाता है? विकसित देश या विकासशील देश कहलाता है। वहीं राष्ट्रीय आय में कमी होती है तो ऑब्वियसली कि आर्थिक विकास में कम होगा, कमी आएगी, उसमें वृद्धि कम होगी, तो वो देश कैसा देश होगा? पिछड़ा देश या अविकसित देश होगा। ये आपने लिख दिया। अब राष्ट्रीय आय की परिभाषा केवल संक्षेप में यहां लिखना है और इसमें केवल सामान्य परिभाषा को लिखना है जो मैं आपको बताया हूं। ऐसा नहीं कि मार्शल, पिगू और फिशर का परिभाषा लिखिएगा तो आपको यहां समय नहीं मिलेगा। केवल सामान्य परिभाषा लिखना है और उसमें यही लिखना है कि एक वित्तीय वर्ष में एक देश के उत्पादन के साधनों को जितने भी साधन सेवाओं के बदले में भुगतान किया जाता है उसका शुद्ध जो रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध साधन सेवाओं को किया गया भुगतान क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। और इसे हम लोग एनएनपीएफसी कहते हैं, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या साधन लागत पर एनएनआईएफसी जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट आपको आ जाइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का अध्ययन, यानी कैसे कब कब अध्ययन हुआ। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का अध्ययन दो भागों में बांटकर या दो वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। जैसा अट्रैक्टिव देख रहे हैं वैसे ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय आय की जब भी बात करेंगे तो यहां आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका था। सबसे पहले ऐसे स्वतंत्रता के पूर्व तो कोई विधिवत या राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन दादा भाई नेहरू के द्वारा 1868 में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया था। और उनकी यहां पुस्तक का नाम आप लोग जरूर लिखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी में उन्होंने धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाने का प्रयास किया था और उनके अनुसार उस समय कितनी थी? 20 रुपया उन्होंने बताया था। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति की बात देखेंगे तो 1956 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया और उस समय जो आधार वर्ष लिया गया था वो 1948 है। तो अब यहां क्या करना है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भी चीजें बातें लिखनी है उसमें आप आधार वर्ष के इतिहास को आप शामिल कर दीजिएगा। तो आधार वर्ष के इतिहास को अगर आप शामिल कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा? आपका इजीली आप बन जाएगा। तो आप मेरा इससे संबंधित वीडियो को आप क्या कीजिए? देख लीजिए। यानी यहां आपको इस स्वतंत्रता के पश्चात वाले पोर्शंस में जो भी सेंटेंस बनाना है वो ऑलरेडी मैं आधार वर्ष के इतिहास में बना चुका हूं, वहां से ले आइएगा। अब भारत के राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े, अब देखिए भारत के राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े हैं, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से। वहां से संबंधित जो भी चीजें बातें हैं उसको आप यहां इंक्लूड कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो चूंकि अभी हम लोग उसको देख लेते हैं, सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
भारत के राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े हम लोग इसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े। अब उस जगह इतने सारे चीजों का आपको डालना है, तो जब भी आप भारत के राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों को डालेंगे तो यहां आपको एटलीस्ट इतने सारे चीजों को तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं, पहला जो कंपोनेंट लेंगे वो है आपको, एक्चुअली ये काम नहीं कर, सबसे पहले हम लोग लेंगे GVA-MP, ठीक है, या जिसको बोलते हैं GVA-8। तो अब यहां आपको क्या करना है, 2011-12, 2012-13, सॉरी 22-23, सॉरी 2021-22, 2022-23 और 2023-24। अब यहां देखिए, ये जो हम लोग ले रहे हैं ये आधार वर्ष के मूल्य यानी 2011-12 के मूल्य पर आधारित हम लोग कर रहे हैं। तो देखिएगा ये किसमें है, करोड़ रुपीज में। सभी ये क्या है, आधारित करोड़ रुपीज में। अब देखिए 2021-22 की अगर बात करेंगे तो GVA-MP जो हमारा है 138,76,840। 2022-23 में अगर बात करेंगे तो 148,04,901। वहीं 2023-24 में अगर देखेंगे तो 158,27,708, ठीक है। अगर यहां आप देखेंगे इसी को, ये GVA-MP जो मेरा है ये आधार मूल्य के आधार पर इतना है, तो करेंट ईयर की भी बात करेंगे तो करेंट ईयर के आधार पर अगर देखेंगे यानी 2023-24 में अगर आप देखिएगा तो आप देख लीजिए 2023 करेंट ईयर के जो प्राइस पे है उसके आधार पर देखिएगा तो ये बदल करके कितना हो जा रहा है, देख लीजिए यहाँ करेंट ईयर के आधार पर देखेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है 216,35,584, ये हो जा रहा है 246,59,041, 266,77,679। अब इतना सारे आंकड़ों को तो याद करना संभव नहीं है, तो इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय आय संबंधी जितने भी भारत के आंकड़े हैं उसको हम लोग एक बार हम लोग एक एक करके देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग शामिल करेंगे। क्योंकि ये आंकड़े इतने सारे आंकड़े हैं, अगर आप इस आंकड़ों को देखना चाहते हैं तो मैं इसका सोर्स बता दे रहा हूं। ये आपको है सोर्स जो मैं लिया हूं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो किसके अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, किसका,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप इसके वेबसाइट में जाइएगा, इसके वेबसाइट में तो आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिस का, चूंकि आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का जो संकलन कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही करती है। तो चलिए इंपॉर्टेंट आंकड़ों को मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं जीडीपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी आपका क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, सकल घरेलू उत्पाद। यहां आपको देखिएगा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यह साधन लागत है, साधन लागत है या बाजार मूल्य पर है। तो आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ऑलरेडी अगर नहीं बताया हूं तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। यदि कहीं भी कोई भी अवधारणाएं, कहीं भी अवधारणाएं के साथ कोई मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको क्या समझ लेंगे, उसको समझ लेंगे बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस समझ लेंगे। ओके, अब देखिए जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित क्या भारत की जो है, तो आप देख लीजिए उसको। अगर आप देखिएगा स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, या जिसको क्या कहते हैं, वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी जो है वो 2021-22 में, 2021-22 में रुपीज 150.22 लाख करोड़ था, जो 2022-23 में बढ़कर, 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया, रुपीज 160.71 लाख करोड़ हो गया। ओके, तो सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर 2021-22 में 150.22 लाख करोड़ रुपया था, जो 2022-23 में बढ़कर रुपीज 160.71 लाख करोड़ हो गया। यानी अगर इसकी वृद्धि दर देखेंगे अपनी ये प्रीवियस ग्रोथ ईयर की तुलना में, तो आप देखिएगा 2021-22 2021-22 में जीडीपी में वृद्धि दर 9.7% था, जो 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि दर कितना हो गया, 7% हो गया है। देख लीजिए अपने प्रीवियस ईयर की तुलना में, अगर 2021-22 में जीडीपी में वृद्धि दर इतना हुई, यानी प्रीवियस ईयर की तुलना में 2021-22 में वृद्धि दर 9.7% था, जबकि 2022-23 में अगर प्रीवियस ईयर की तुलना में अगर जीडीपी में ग्रोथ रेट देखेंगे तो वो 7% है। ये तो मेरा स्थिर मूल्य पर हुआ। अब हम लोग देखते हैं करेंट प्राइस पर, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चालू वर्ष के आधार पर, है ना। तो उसको देख लीजिए, चालू वर्ष की कीमत के आधार पर, चालू वर्ष की कीमत के आधार पर जो हमारा जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, वह 2021-22 में रुपीज 235.97 लाख करोड़ रुपया था, जो 2022-23 में बढ़कर, 2022-23 में बढ़कर रुपीज 269.5 लाख करोड़ रुपया
हो गया। ठीक है, अगर इसकी ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो 2021-22 में जो नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी जो है करंट ईयर प्राइस पर जो ग्रोथ रेट था प्रीवियस ईयर की तुलना में वो था 18.9%, 18.9%, जो कि 2022-23 में अपने प्रीवियस ईयर की तुलना में बढ़कर कितना, उसकी ग्रोथ रेट कितना था, ओनली 14.2% है। ओके, यानी अगर देखा जाए तो चालू कीमत में भी जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो कम हुआ है। अब हम लोग आते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड। अगला हम लोग लेते हैं, अगला कंपोनेंट लेते हैं जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न क्षेत्रों का। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या शामिल रहता है उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या शामिल रहता है उसको देख लीजिए। यहां पहला तो होगा एग्रीकल्चर यानी कृषि, उसके बाद फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग, एक्टिविटी। सेकेंडरी सेक्टर में होगा, एक तो होगा मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, और एक शामिल होगा कंस्ट्रक्शन। टर्सरी सेक्टर की जब भी बात करेंगे तो इसमें ऑल सर्विसेज शामिल रहता है, और ऑल सर्विसेज में क्या है उसको देख लीजिएगा। ऑल सर्विसेज में अगर बात करेंगे तो यहां देख लीजिएगा, ऑल सर्विसेज की जब भी बात करेंगे तो यहां होगा ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज related to broadcasting, financial, real estate and professional services, प्रोफेशनल सर्विसेज। नेक्स्ट है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो देख लीजिए, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्राइमरी सेक्टर में हो गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वायरिंग एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। टर्सरी सेक्टर में ऑल सर्विसेज होता है, जिसमें इंक्लूड होता है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज इंक्लूड रहता है। अब हम लोग जीबीए का विभिन्न क्षेत्रों में जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग एक बार देख लेंगे, वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। तो देखिए, इसमें हमारा जो है, इसको आप लोग इसको तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तो आपको कई मेंस का क्वेश्चंस में ये हेल्प करेगा।
सबसे पहले हम लोग ईयर लेते हैं, ठीक है, और यहां हम लोग देखते हैं सेक्टर वाइज शेयर इन जीवीए, ध्यान दीजिएगा जीवीए एट, ध्यान दीजिएगा एट कांस्टेंट प्राइस, यानी बेस ईयर, यानी बेस ईयर क्या लिए 2011-12, ठीक है। एक तो मेरा हो गया प्राइमरी सेक्टर, एक हो गया मेरा एक मिनट रुकिएगा, एक तो मेरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर और दूसरा हो गया मेरा टर्सरी सेक्टर, ठीक है। अब इसको देखिए आप, ये आपका पूरा हम टेबल बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब यहां देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं 2011-12 में। अगर 2011-12 में ये सभी देखिएगा परसेंटेज में है, ठीक है, परसेंटेज शेयर, तो ये 21.7% था। ये कितना था, सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन क्या था 29.3%, और ये मेरा था 49.0%। अगर 2011-12-13 की बात करेंगे तो ये हो गया आपको 21.3%, 28.7%, और ये हो गया 50%। ओके, इसी तरह से आप लगातार देखते जाएंगे, तो अगर आप यहां तक जाएंगे, चूंकि सभी को याद करना संभव नहीं है, तो 2019-20 में अगर आप देखेंगे तो ये था 20.3%, 25.0%, और ये हो गया 54.8%। ओके, अगर 2020-21 की बात करें, 2020-21 की बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22.1%, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25.6%, और ये हो गया 52.3%। उसके बाद अगर आप देखेंगे, सॉरी ये कांस्टेंट प्राइस नहीं है, ये आपको करंट प्राइस है ना, यहां थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये करंट प्राइस है। अगर 2021-22 की देखेंगे, 2021-22 में देखिएगा तो ये 21.0%, ये 26.8%, और ये 52.2%। और 2022-23 की अगर बात करेंगे तो ये हो गया 20.2%, 25.6%, और ये 54.2% हो गया। ओके, तो ये आप देख लीजिए, सेक्टर वाइज शेयर इन जीबीए ग्रोस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइस की अगर बात करेंगे तो आपका प्राइमरी सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है देख लीजिएगा, सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन था, टर्शियरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन था, 2022-23 में देख लीजिए क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये आंकड़ों को लिखने के बाद अब यहां हम लोग देखेंगे कि अगर इसकी वृद्धि दर को देखेंगे तो आप यहां जरूर लिखिएगा कि 2022 2022
वर्ष 2021-22 में 2021-22 में 2021-22 में दो हजार इक्कीस सभी क्षेत्रों का विकास दर देख लीजिएगा। 2021-22 में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का विकास दर कितना है, ग्रोथ रेट? अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का है 4.8, 12.7 और 9.2, जबकि 2022-23 में अगर ग्रोथ रेट देखेंगे प्राइमरी सेक्टर का तो 4.4, 2.1 और ये 10% हो गया। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़े हो गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेट नेशनल इनकम यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम, अगर हम देखेंगे चालू कीमत पर अगर हम देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय आय 2021-22 में रुपीज 206.53 लाख करोड़ था, जो 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया, रुपीज 234.39 लाख करोड़। ओके, अगर आप देखेंगे इसका ग्रोथ रेट की अगर बात करेंगे, नेट नेशनल इनकम जो है करंट प्राइस पर अगर बात करेंगे तो ये है। अगर इसका ग्रोथ रेट देखेंगे तो 2021-22 में अपने प्रीवियस ईयर्स की तुलना में इसका ग्रोथ रेट जो था वो 19.7% था, जो कि 2022-23 में इसका ग्रोथ रेट कितना हो गया, 13.5%। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो चालू कीमत पर हमारा जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। ग्रोथ रेट जो है वो कम हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखेंगे इसी को, अगर आप देखिएगा आधार या तो आधार की वर्ष की कीमत पर, आधार वर्ष की कीमत पर या स्थिर कीमत पर, बोलिए स्थिर कीमत पर एनएनआई की अगर बात करेंगे तो आप देख लीजिए 2021-22 में यह कितना है, 2021-22 में 2021-22 में यह है 128.72 लाख करोड़, जो कि 2022-23 में हो गया 137.46 लाख करोड़। अगर ग्रोथ रेट की बात करें अपने प्रीवियस ईयर्स की तुलना में तो आपका ये आपको है 2021-22-23 में 6.8 करोड़ %, जबकि आपको अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये मात्र आपको है 6.2%। तो अगर स्थिर कीमत, सॉरी यहां आपको है, एक मिनट, ये आपको था 7.2%। तो देखिए ये भी अगर देखें ग्रोथ रेट अपने प्रीवियस ईयर की तुलना में तो स्थिर कीमतों पर नेट नेशनल इनकम भी कम हुआ है।
अब हम लोग आते हैं, अगला कंपोनेंट लेते हैं, अगला जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं, ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी सकल राष्ट्रीय खर्च करने योग्य आय, है ना। अगर इसको आप देखेंगे, यानी इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जीएनडीआई, तो जीएनडीआई जो था मेरा 2021-22 में और 2022-23 में कितना है देख लीजिएगा, वो था ₹239.25 लाख करोड़, जो कि 2022-23 में है ₹273.99 लाख करोड़। ठीक है, यानी ये भी देख रहे हैं कि हमारा ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि हो रही है। अगर हम लोग देखेंगे सेविंग की बात करें, बचत की बात करें, अगर हम लोग बचत की बात करें, सेविंग या बचत की बात करें, तो आप देख लीजिए 2021-22 में बचत जो है ₹73.63 लाख करोड़, जो कि 2022-23 में बढ़कर हो गया ₹81.5 लाख करोड़। ठीक है, सेविंग को भी देख लिया हम लोग। अगर आप कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण की बात करेंगे, जिसे आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, तो 2021-22 में ये क्या कितना है आपको है ₹76.48 लाख करोड़, जो कि 2022-23 में बढ़कर हो गया ₹86.78 लाख करोड़। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, जिसे आप लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखिएगा तो ये दो तरीके से हम लोग देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग दो तरीके से देखेंगे। हम इधर लिख देते हैं चालू कीमत और इधर लिख देते हैं आधार वर्ष या स्थिर कीमत पर। ठीक है, अब देखिए ईयर को देखिएगा, जिसे हम लोग पर कैपिटा नेशनल इनकम भी कहते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर चालू कीमत की बात करेंगे 2021-22, 2022-23 और 2023-24, ठीक है, ये तीनों ही आंकड़े प्रस्तुत मैं आपको कर दे रहा हूं। तो 2021-22 में अगर चालू कीमत की बात करेंगे तो वो था आपको 150,906 रुपीज, इतना रुपया, ये सभी रुपीज में है, ये सभी रुपीज में है। अगर आप देखेंगे 2022-23 में तो ये बढ़कर 169,496 रुपीज हो गया, जो कि 2023-24 में 183,236 यानी 1,83,236 रुपया हो गया। आधार वर्ष स्थिर कीमत के आधार पर अगर आप देखिएगा तो ये है आपको 94,054 रुपीज, वही है ये 99,404 रुपये, और ये है अगर आप 2023-24 में देखेंगे तो 1,06,134 रुपये। तो आप देख लीजिए
ये पर कैपिटा जो इनकम है वो किस तरह से हमारा है। भारत का जो राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों में ये पर कैपिटा इनकम तो जरूर से ध्यान देना है। ओके, अब देखिए राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों को मैंने आपको बता दिया। अब इतने सारे आंकड़ों को मैंने आपके सामने याद करने के लिए दिया हूं। अब आपके मन में होता होगा कि इतना को कैसे याद करें और उस जगह हम कैसे डालें। तो कम से कम आप याद कीजिए, ये एक तो जीडीपी वाले को जरूर बताइए। आप ये जीडीपी वाला को जरूर लिखिए और जीडीपी के बाद आप कम से कम ये वाला इस जीबीए सेक्टर वाइज शेयर ऑफ जीबीए का जरूर बताइए और एक नेनेनाई इसको जरूर बताइए और लास्ट में आप ये पर कैपिटा इनकम जो है ये वाला आंकड़ों को जरूर बताइए। तो इतना आपको कहां लिखना है। अब आते हैं हम लोग अपने जहां आंसर में हम लोग थे वहां हम लोग आते हैं। यानी इस जगह पर हम लोग थे, यानी हम आपको बोले थे कि भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों को आपको प्रोड्यूस करना है, लिखना है, तो उनमें कम से कम जीडीपी वाला, आपको एनएनआई वाला, आपको जीबीए में सेक्टरल सभी क्षेत्रों का जो योगदान है परसेंटेज में वो वाला, और एक आपको पर कैपिटा इनकम वाला। इतने सारे आंकड़ों को आप यहां रख दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं आपकी अगली पार्ट, आंसर्स के अगले पार्ट में हम लोग आते हैं और वो है भारत की राष्ट्रीय आय की प्रमुख विशेषताएं। तो पहला जो है आय का असमान वितरण, पहला है इसमें पॉइंट इसमें लिखेंगे भारत की राष्ट्रीय आय की प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं में बांटकर देख सकते हैं और सभी पॉइंट को आप लिख लेंगे और देन वन बाय वन आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। आय का असमान वितरण, प्रति व्यक्ति आय कम, आय में वृद्धि की निम्न दर, राष्ट्रीय आय में कृषि की प्राथमिकता, क्षेत्रीय असमानता, राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का बढ़ता हुआ मांग, नगरों में संकेंद्रण, छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक महत्व, खाद्य पदार्थों पर राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग व्यय, विभिन्न व्यवसायों में आय की असमानता। अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे। अब देखिए आय का असमान वितरण है ना, आय का असमान वितरण। तो सबसे पहले अगर आय का असमान वितरण की बात करेंगे तो यहां क्या लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। यहां आपको लिखना है आय का असमान वितरण में जो आप लिखेंगे उसको आप देखिए क्या लिखेंगे। इसमें ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में भारत के शीर्ष, ध्यान दीजिएगा, 2021 में भारत के शीर्ष 1% आबादी, यानी जो सबसे धनी आबादी वाले धनी व्यक्ति हैं, जो सबसे धनी व्यक्ति हैं उनमें से 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का कितना है 40.5% है, जबकि सबसे निचले सबसे गरीब व्यक्तियों जो 50% या जिसको आप कहेंगे 700 मिलियन जो पॉपुलेशन है उनके पास कुल संपत्ति का मात्र केवल 3% है। तो आप देख लीजिए सबसे धनी व्यक्तियों के पास अगर देखा जाए, उन धनी व्यक्तियों में भी केवल 1% धनी व्यक्तियों को लेंगे तो उनके पास 40.5% कुल संपत्ति का है उनके पास, जबकि सबसे गरीब व्यक्तियों के पास अगर उसमें से देखेंगे तो मात्र 3% संपत्ति का है। तो ये कहीं ना कहीं आय का असमान वितरण है। प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे, प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो आप अभी जो मैं आंकड़े दिया था यहाँ प्रति व्यक्ति आय का जो भी दिया था उसको आप यहाँ बता देंगे, जो कि अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, बताएंगे। आय में वृद्धि की निम्न दर, आय में वृद्धि की निम्न दर ये भी आप बता सकते हैं कि जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट अभी मैंने बताया था उस परसेंटेज को यहाँ मेंशन कर देंगे, तो आप ये भी देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता, तो यहाँ देखिएगा जीबीए जो हम लोग यहाँ आंकड़ा लिए थे प्राइमरी सेक्टर्स का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का, उसमें बताएंगे कि हालांकि जीबीए का जो परसेंटेज है वो लगातार घट रहा है। उस आंकड़े को लिखने के पश्चात आप बताएंगे कि जीबीए में परसेंटेज ऑफ शेयर जो है प्राइमरी सेक्टर का घट रहा है,
फिर भी अभी विकसित देशों की तुलना में ये बहुत अधिक है, लगभग 20% होना बहुत अधिक है। क्षेत्रीय असमानता, तो यहां देखिएगा भारत में क्षेत्रीय असमानता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसे विकसित राज्य भी हैं, तो वहीं गरीब राज्य जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे आपको क्या है अत्यंत गरीब राज्य भी पाए जाते हैं। तो क्षेत्रीय असमानता है हमारे यहाँ। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का बढ़ता हुआ भाग, यानी जीबीए में सर्विस सेक्टर का बढ़ता हुआ भाग जो है वो आप इसमें बता देंगे, वो बढ़ता हुआ है। ये भी एक विशेषता है भारत के राष्ट्रीय आय का। नगरों में संकेंद्रण, यानी भारत की ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अगर आप देखिएगा नगरों में, मतलब आप इसको ऐसा कहेंगे, यहां नगरों में संकेंद्रण को दो तरीके से बताएंगे। गरीबी का जो सबसे अधिक प्रतिशत है वो कहां है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि शहरी गरीबी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक है। लेकिन गरीबी क्षेत्रों में यह भी देखा जाता है कि बचत कम पाया जाता है, जबकि अधिकांश बचत शहरी क्षेत्रों से प्राप्त होती है। छोटे उद्योगों का बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक महत्व, ठीक है, छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि यहां पूंजी की कमी है और छोटे उद्योग कम पूंजी में भी क्या हो सकते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ छोटे उद्योगों में श्रम की प्रधानता पाई जाती है। इसीलिए भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए भारत में छोटे उद्योगों की तुलना में उद्योगों को बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। खाद्य पदार्थों पर राष्ट्रीय का अधिकांश भाग व्यय, आप देखिएगा अगर प्राइवेट जो ये है फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखेंगे तो वो काफ़ी अधिक है जो प्रति व्यक्ति आय की तुलना में। इसको एक अगर आंकड़ा को देखेंगे आप, तो मैं एक आंकड़ा आपको बता दे रहा हूं, यहां देखिए इस 9 पॉइंट में आप क्या लिखेंगे वो इसको देख लीजिएगा। अगर स्थिर कीमतों की बात करें तो 2021-22 में पर कैपिटा इनकम कितना है देख लीजिएगा, 94,054 रुपीज है, जिसमें से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो 63,807 रुपया है। अब देख लीजिएगा खाद्य पदार्थों पर राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग व्यय, यानी अगर 2021-22 में 94,054 रुपया अगर प्रति व्यक्ति आय है तो उसमें से 63,807 रुपया को क्या कर दिया जाता है, उपभोग में व्यय कर दिया जाता है, खाद्य पदार्थों पर या उपभोग में व्यय कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं बचत की मात्रा काफी कम है। नेक्स्ट देखिएगा विभिन्न व्यवसायों में आय की असमानता, इसमें आप क्या लिखेंगे, विभिन्न व्यवसायों में आय की असमानता, आप इसमें लिखेंगे कृषि कार्य में लगे लोगों की आय बहुत कम है, जबकि सेवा क्षेत्र में जो व्यक्ति काम पे लगे हुए हैं उनकी आय अधिक है। यानी आप कह सकते हैं कि अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई है, लगभग 65% आबादी कृषि व्यवसाय में जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी आय काफ़ी कम है, जबकि बाकी 40% जो लोग सेवा क्षेत्र पे लगे हुए हैं या सेकेंडरी सेक्टर और सेवा क्षेत्र में काम में कार्यरत हैं, उनकी आय कृषि क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों की तुलना में अधिक है। तो यहां आप इस चीज को मेंशन करेंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, इन 10 पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं आंकड़ों के साथ तो आप क्या हो जाएगा, आपका आंसर काफी अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग अगला पड़ाव में आते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण। तो भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण क्या है, तो देख सकते हैं जनसंख्या का तीव्र विकास। ये तो क्लियर बताएगा कि भारत में की जो राष्ट्रीय आय है अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, और उसको भी लगातार कम होने के पीछे कारण क्या क्या है, तो देख लीजिएगा जनसंख्या का तीव्र विकास, बचत और निवेश की निम्न दर, देश के विभिन्न भागों का असंतुलित विकास, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण और उत्पादन में कमी। तो आप इन सभी चीजों को अगर बता देंगे तो आपका आंसर ये इससे क्लियर हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कम हुई है। आप देखिए बचत और निवेश की निम्न दर, तो आप देख सकते हैं बचत और निवेश की जो दर है उसको आप अभी हम लोग राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े में मैं बचत का जो बता दिया था और कैपिटल फॉर्मेशन की बात की थी वो काफी कम है। देश के विभिन्न भागों का असंतुलित विकास, तो आप बता सकते हैं यहाँ कि आपको महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, केरल, ये कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश, ये सब विकसित राज्य की श्रेणी में आते हैं, जबकि झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ अभी भी क्या है, अविकसित राज्य की श्रेणी में आते हैं, उनका विकास नहीं हो पाया है।
राष्ट्रीय आय का आसमान वितरण में आप बता देंगे, देश के सर्वाधिक धनी 1% व्यक्तियों के पास लगभग संपत्ति का 40.5% भाग है, जबकि सबसे गरीब व्यक्तियों के पास, जो कि लगभग 700 मिलियन आबादी है, उनके पास मात्र 3% संपत्ति का वितरण है। उत्पादन में कमी, ये भी लगातार उत्पादन में कमी हो रही है। इसके पीछे कई कारण है, या तो मौसम की प्रतिकूलता है, जलवायु की प्रतिकूलता है, ये सब कहीं ना कहीं है, बाढ़, अकाल, ये सभी समस्याएं आती है, जिसके कारण क्या होती है, उत्पादन में लगातार कमी हो रही है। तो अब आप लास्ट में जो लिखेंगे वो है भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। तो ये भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए उपाय या आपको सुझाव देना है। अब इस सुझाव में आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला जो कमी होने का कारण क्या था? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, या जनसंख्या का बहुत तेजी से वृद्धि। 1.94% वार्षिक वृद्धि दर जो है वो काफी अधिक है। तो अगर आप इसके लिए क्या करेंगे, परिवार नियोजन को अपनाएंगे, तो क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं, अभी हम लोग देखे थे बचत एवं विनियोग की दर भारत में काफी कम है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कम हो रहा है। तो बचत एवं विनियोग की दर में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तीसरा हम लिख सकते हैं कि लघु एवं बृहत उद्योगों का संतुलित विकास करेंगे। यानी जहां हमारे भारत देश में लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की तुलना में प्राथमिकता दिया जाता है, उसके लिए कई अनुकूल परिस्थितियां हैं कि यहाँ जन श्रम की प्रधानता है, पूंजी की कमी है, इसीलिए हमको लघु उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ता है, बृहत उद्योगों की तुलना में प्राथमिकता देना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग दोनों उद्योगों का संतुलित विकास करें तो कहीं ना कहीं भारत की राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है। साथ ही साथ कृषिगत उत्पादन में वृद्धि करेंगे, तो इससे भी हमारा क्या होगा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। और एक और करना होगा, राष्ट्रीय आय का समान वितरण लाना होगा। यानी ये प्रयास करना होगा कि धनी अधिक धनी ना हो और गरीब अधिक गरीब ना होते जाएं, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। यानी राष्ट्रीय आय या आय का संतुलित वितरण करना पड़ेगा। इससे क्या होगी, कहीं न कहीं जो कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है देश का बढ़ेगा और ये राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूशन करेंगे। अंत में एक चीज और जोड़ सकते हैं, रोजगार में वृद्धि। तो रोजगार में वृद्धि कैसे हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं रोजगार में वृद्धि लाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर क्या करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, क्योंकि सभी को नौकरी तो नहीं मिल सकती है। तो क्या कर सकते हैं, उन्हें वैसे वोकेशनल स्टडीज को बढ़ावा देना पड़ेगा, स्वरोजगार को बढ़ावा देना पड़ेगा। और साथ ही साथ रोजगार में वृद्धि के साथ साथ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेज लाना पड़ेगा, तकनीकी विकास भी करनी होगी, तभी हम रोजगार में वृद्धि ला सकते हैं। तो इतना सारे पॉइंटों को आप देख करके आप बता सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं। और लास्ट में आपको निष्कर्ष में क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ चेंज करके निष्कर्ष लिखिएगा। और निष्कर्ष में क्या लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ इसके अतिरिक्त सरकार आर्थिक विकास की निश्चित नीतियां अपनाई, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा। निष्कर्ष में ये जरूर होगा, आपको ये कंपोनेंट जरूर आना चाहिए निष्कर्ष में। इसके अलावे देश में आर्थिक नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा, प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा। साथ ही साथ जनता के सहयोग में वृद्धि लाना होगा, यानी जनता की भागीदारी को बढ़ाना होगा। इसके अलावे क्या करेंगे, कार्य कुशलता, यानी जो हमारे मानव संसाधन है उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि लाएंगे। और इसके साथ इसके ऐसा करने पर हमारे देश का में क्या होगा, बचत एवं निवेश में वृद्धि होगी। और इस तरह से देश में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लाई जा सकती है। तो निष्कर्ष को एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, देश में ऊपर लिखित बिंदुओं को देखने के साथ ही साथ जितने भी आर्थिक नीतियां हम लोग लागू कर रहे हैं
उसको प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा, उसको इफेक्टिव बनाना होगा, साथ साथ देश के जनता की भागीदारी में वृद्धि लानी होगी, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करनी होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कार्यशील जनसंख्या काफ़ी कम है। कार्यशील जनसंख्या को बढ़ाना होगा, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि लानी होगी, कार्यक्षमता में वृद्धि लानी होगी, और साथ ही साथ ऐसा करने से रोजगार में वृद्धि आएगी और बचत एवं निवेश में भी वृद्धि होगी, और इस तरह से देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकती है। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न को जो आज मैंने लिया था, उस प्रश्न जो था हमारा, एक बार फिर से आज चले जाइए प्रश्न पर। जो हमारा आज का प्रश्न था, भारत में राष्ट्रीय आय की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करें, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उस पर चर्चा करना था। तो आप देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, इस प्रश्न में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। आपको इस प्रश्न में आपको सबसे पहले लिखना होगा राष्ट्रीय आय की जो इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा राष्ट्रीय आय का जो महत्व है, थोड़ी बातों में लिखनी पड़ेगी संक्षेप में। राष्ट्रीय आय के गणना की अध्ययन कैसे हुआ भारत में, उसके बारे में बताना पड़ेगा, जिसमें स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद, और स्वतंत्रता के पूर्व में दादा भाई नेहरू जी को इंक्लूड करना पड़ेगा। स्वतंत्रता के बाद में आप जरूर आधार वर्ष वाले जो इतिहास जो हमने पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आय की भारत में जो विशेषता है उसको जानना पड़ेगा। तो इसके पहले आपको राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े को प्रस्तुत करना होगा, और मैंने ऑलरेडी बता दिया इसमें कम से कम जीडीपी, जीबीए में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, एनएनआई और पर कैपिटा इनकम, इन 4 आंकड़ों को जरूर आप अच्छी से डिस्कस कर दीजिए, लिख दीजिए। देन आपको राष्ट्रीय आय की विशेषता को ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फिर भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण क्या है, उसको भी हम लोग देखें, और लास्ट में राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय और सुझाव सकते हैं, वो भी देख लिए, और लास्ट में हमने निष्कर्ष भी बता दिया। तो इतने सारे चीज़ों को अगर आप देख लीजिएगा तो आपका आंसर एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनेगा और आप अच्छे मार्क्स की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगले प्रश्न को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए, और रीड, राइट एंड रिवाइज का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि आप 35 मिनट में, 30 से 35 मिनट में आप इस आंसर्स को, किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से लिखें। अन्यथा आप क्या हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे। अगर इसका वीडियो आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा, पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसको भी आप आराम से पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए अपना नाम और अपने कहाँ से डिस्ट्रिक्ट से हैं उसको जरूर लिखिए। और किसी भी तरह का अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।